कोई ड्रग्स ले लेता है, कोई हैवी मेटल्स ले लेता है, जैसे मर्करी खा लिया, आर्सेनिक ले लिया, क्रोमियम ले लिया, थैलियम ले लिया, लेड ले लिया, और इनका बॉडी पे बहुत खराब असर पड़ता है। प्रतिदिन सड़क पे चलते, अड़ोस में पड़ोस में, पार्टीज में, यू माइट हैव सीन कि किस तरह से अल्कोहलिक्स, हम अल्कोहलिक को अलग करके ही कर रहे हैं क्योंकि इनको मिलाना कठिन हो रहा है मेरे लिए। आप सड़क पे देखते होंगे, घर में नहीं तो परिवार में नहीं तो समाज में, आस पड़ोस में आप अल्कोहलिक्स को देखते होंगे, और आपको पता होगा कि किस तरह से अल्कोहल ने लोगों की जिंदगियों को तबाह कर दिया है। जाने कितनी मैरिजेस टूट जाती हैं, जाने कितने परिवार टूट जाते हैं, कितने लोग सड़क एक्सीडेंट्स में मर जाते हैं, और कितने लोग सुसाइड कर लेते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ अल्कोहलिज्म। अब अल्कोहलिज्म जो है, शराब पीना जो है, नशा जो है शराब का, वो क्या होता है कि हमारे बॉडी के हर टिश्यू को प्रभावित करता है। कोई टिश्यू नहीं होता जो अल्कोहल के प्रभाव से बच जाए, और ये हमारे हायर ब्रेन को नम कर देता है, एकदम शिथिल कर देता है, और ब्रेन सेंटर्स जो हैं को शिथिल कर देता है, और हमारी निर्णय करने की क्षमता, तर्क करने की क्षमता और जजमेंट करने की क्षमता, डिसीजन लेने की क्षमता को ये प्रभावित कर देता है। इसके अतिरिक्त आपने ये भी देखा होगा कि किस तरह से ये व्यक्ति की सेल्फ कंट्रोल को लोअर कर देता है, नीचे ले जाता है, और बहुत सारे ऐसे इम्पल्सेस जिन पर वो जीवन भर कंट्रोल लगाए रहता है अचानक शिथिल हो जाते हैं, और वो ऐसा व्यवहार करता दिखता है जो समाज के लिए इनएडिक्वेट है, इनएप्रोप्रिएट है, सही नहीं है, जो उसने कभी किया नहीं है, लेकिन शराब के नशे में उसका सेल्फ कंट्रोल कम हो जाता है। बहुत सारे तो अल्कोहलिक्स इस अल्कोहलिक इंटेक के बाद इंटॉक्सिकेशन की स्टेज में आत्महत्या भी कर लेते हैं। अच्छा, ब्लड में कितना अल्कोहल हो तो ये माना जाता है कि व्यक्ति नशे में है। कितना अल्कोहल बॉडी में हो, ब्लड में हो, तो आप मानेंगे कि व्यक्ति जो है इंटॉक्सिकेटेड है। नहीं जानते तो नो कह दीजिए, मैं बताऊं। जानते हैं तो बताइए। ये गाड़ी वाड़ी ड्राइव करते हैं ना, तब आप लोग के लोगों के टेस्ट होते हैं, है ना, तो उसमें ब्लड में कितना % ऑफ अल्कोहल हो तो मानते हैं कि वो इंटॉक्सिकेटेड है। वो है 0.1%। 0.1% है तो मानते हैं कि व्यक्ति जो है वो नशे में है। अच्छा, ये है कि नशे में जो लोग होते हैं, अच्छा आप में से कुछ अनुभव है, किसी ने देखा है पास से, या पिक्चरों में और नॉवेल से ही ज्ञान अर्जित किया? तो पिक्चर्स में, नॉवेल्स में भी आपने देखा ही होगा। तो जो इंटॉक्सिकेटेड लोग होते हैं उनकी पर्सनल हैबिट्स बदल जाती हैं। उनको पता, फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने खाना खाया है या नहीं खाया है, कितनी अवध से खाना खाया है या नहीं खाया है, जो उनकी पर्सनल हैबिट है, नहाया है कि नहीं नहाया है, और धीरे धीरे वो जो है शराब का आदी हो जाता है। और जितनी शराब से उसे पहले इंटॉक्सिकेशन होता था, जैसे जैसे अवधि बढ़ती है वो लेवल टू गेट इंटॉक्सिकेटेड इंक्रीज हो जाता है।
मान लीजिए पहले 1 पैक से होता था, अब 1.25 से होगा, फिर 1.25 से होता था तो 1.5 से होगा। ऐसे धीरे 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 उसकी टॉलरेंस टुवर्ड्स अल्कोहल जो है वो बढ़ जाती है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं इसके सिफारिशी, और बहुत सारी रिसर्च करके उन्होंने बताया है कि जैसे क्या होता है, विस्की अगर लिमिटेड मात्रा में ली जाए तो दैट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग और मेंटेनिंग योर फिजिकल हेल्थ। लेकिन बहुत सारी रिसर्चर्स ने इसे प्रूव नहीं किया है और कहा है कि छोटा सा अमाउंट भी जो हम अल्कोहल का लेते हैं दैट इज पॉइजनस फॉर द बॉडी। क्योंकि जो भी अल्कोहल हम लेते हैं उसको उसको एसिमिलेट करने के लिए हमारे लीवर को बहुत फंक्शन करना पड़ता है, और अगर ज़्यादा हम शराब लेते हैं तो लीवर जो है ओवरवर्क हो जाता है, डैमेज हो जाता है। लीवर सिरोसिस का नाम सुना होगा, लीवर सिरोसिस हो जाती है, और लीवर में फाइब्रस स्टार टिश्यूज डेवलप हो जाते हैं जो गंभीर बीमारियों को जन्म देते हैं। कोई परेशानी तो नहीं हो रही? समझ में आ रहा है? यस मैम। अच्छा, अच्छा। फिर देखिए अल्कोहल जो है वो बहुत हाई कैलोरी ड्रिंक है। तो जब पेशेंट हाई कैलोरी ड्रिंक ले लेता है तो फिर उसे खाने की परवाह नहीं होती, खाने की दरकार नहीं होती, और वो खाने के प्रति लापरवाह हो जाता है। जब वो खाना नहीं खाता तो क्या होता है कि उसके शरीर में जो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो चीजें जो आपके जीवन आपको स्वस्थ बनाती हैं, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, सोडियम है, ये सब चीजें प्रपोर्शन से अलग हो जाती है। क्योंकि आप खाना तो खा ही नहीं रहे हैं, आप तो वही पी रहे हैं, दैट इज हाई कैलोरी, तो आपको ऊर्जा तो उससे मिल रही है, लेकिन आपके बॉडी में पोषक तत्वों का अभाव हो जाता है। अगर शराब बहुत पीते हैं तो क्या होता है कि व्हाइट सेल्स जो होते हैं उनकी संख्या कम हो जाती है। अब आप लोग तो बहुत फिजियोलॉजी पढ़े हैं, आप जानते हैं कि व्हाइट कॉर्पसूल्स ऑफ द बॉडी, ब्लड कितने महत्वपूर्ण हैं। अगर वो डैमेज हो जाते हैं तो क्या हो जाता है? इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, क्या हो जाता है? बॉडी फाइट नहीं कर पाती है किसी भी डिजीज के आगे। अनामिका ऑडिबल नहीं हो तुम। मैम इम्यूनिटी कम हो जाती है। हाँ, बॉडी की, शाबाश बेटा। अगर व्हाइट कॉर्पसूल्स कम है तो बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाती है, आप रोग से लड़ नहीं पाते हैं जल्दी जल्दी। आप नहीं, मतलब अल्कोहलिक, अल्कोहलिक का इम्यून सिस्टम गड़बड़ हो जाता है और वो जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाता है। अल्कोहल का और भी एक सिम्टम होता है कि इसमें ये व्यक्ति को बहुत सेंसिटिव बना देता है, बहुत अधिक सेंसिटिव बना देता है, और डिप्रेशन उन्हें रहता है, थकान रहती है, हर समय थके होंगे, फटीग्ड, डिप्रेस्ड एंड सेंसिटिव टू एवरीथिंग। उन्हें हर चीज जो है उसके प्रति संवेदना अधिक होती है। शुरू में जब लोग व्यक्ति शराब पीना शुरू करता है तो शराब जो है उसके लिए बैसाखी की तरह होती है, जो उसके स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को दूर कर देती है, उसके सेल्फ कंसेप्ट को इम्प्रूव कर देती है, उसमें अच्छी सेल्फ एस्टीम हो जाती है, वो स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को थोड़ा बेहतर तरीके से करता महसूस करता है, और उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। उसको महसूस होता है कि वो बहुत एक्यूरेटली, बहुत एडिक्वेटली जीवन की समस्याओं का सामना कर रहा है। लेकिन ये बैसाखी है जो वास्तव में
वो व्यक्ति जो दोनों पैरों पर खड़ा था, उसने एक बैसाखी ले ली और धीरे 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 उसकी शक्तियां क्षीण होती जाती हैं, उसमें रीजनिंग खत्म हो जाती है, उसमें लॉजिक खत्म हो जाती है, उसमें डिसीजन लेने की क्षमता खत्म हो जाती है। और थोड़े टाइम तो बहुत अच्छा फील करता है कि मैं बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंट हूँ, मैं बहुत एडिक्वेट हूँ, मेरा बिहेवियर बहुत अच्छा है, पर फिर धीरे धीरे उसे असलियत का आभास होता है और उसका सेल्फ वर्थ कि मैं महत्वपूर्ण हूँ, मैं समाज के लिए उपयोगी हूँ, ये सब भाव समाप्त हो जाता है। और आप ये भी देखते होंगे कि मतलब नेचुरली तो कॉम्प्लेक्स रिडन हो जाते कि मैं इस काबिल नहीं हूँ। आप ये भी देखते होंगे कि ज़्यादातर ऐसे लोग जो हैं वो जिम्मेदारी नहीं लेते। एल्कोहलिक जो है, चाहे घर की, परिवार की, व्यवसाय की, किसी भी चीज़ की जिम्मेदारी उठाना ही नहीं चाहते। वो अपने अपीयरेंस के लिए भी बहुत लापरवाह हो जाते हैं। एक बात मैं बताऊं, मेंटल हेल्थ का एक साइन है कि वन हु इज मेंटली हेल्दी विल गिव सम इम्पोर्टेंस, मतलब अगर वो एक्सेसिव देता तो पागलपन है, एबनॉर्मलिटी है, विल गिव some importance to his external appearance, उसे कैसे पहनना है, कपड़े पहनने हैं, कैसे उसे सोसाइटी में मूव करना है। लेकिन अल्कोहलिक जो होता है वो बेपरवाह होता है, उसे परवाह ही नहीं है कि लोग क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं। वो वर्क प्लेस में जाएगा तो कैजुअल में चला जाएगा, पार्टी में जाएगा तो कैसे भी चला जाएगा। एंड अपने को नीट एंड क्लीन रखना, नहाना, शेव करना, ये भी उसके लिए बहुत भार हो जाता है। और इस तरह से क्योंकि वो जिम्मेदारी से बचता रहता है तो उसकी नौकरी भी चली जाती है, उसका घर परिवार भी टूट जाता है। तो ये कुछ मैंने बातें बताई आपको। इसके अतिरिक्त एक विचारक है मिस्टर E.M. जेलिनेक, उन्होंने 4 स्टेजेस बताई हैं जिसके से गुजर कर व्यक्ति जो है ड्रग एडिक्ट हो जाता है। तो पहली स्टेज जो है वो है प्री एल्कोहलिक स्टेज, जब वो एल्कोहलिक नहीं होता है, प्री एल्कोहलिक स्टेज है। और ये स्टेज जो है 2 महीने से 2 साल तक बनी रहती है। पहली बार जब वो शराब लेता है तो या तो सोशल सर्कमस्टांसेस की वजह से लेता है कि भाई उसे पसंद भी नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन सोशल ऐसी परिस्थितियों में है, ऐसी नौकरी में है जिसमें उसे, ऐसे मित्र मंडली में है जिसमें उसे शराब पीने के लिए बाध्य होता है। और कभी कभी व्यक्ति जो है जिज्ञासावश कि भाई ऐसी क्या चीज़ है शराब जो लोग पी के इतने मस्त हो जाते हैं और अपनी जिम्मेदारी भूल जाते हैं, तो जिज्ञासावश पी लेता है। यही समझ में तो आजकल ये सोशल स्टेटस का भी सिंबल हो गया है कि हम हाई सोसाइटी में मूव करते हैं इसलिए हम शराब पीते हैं। मैं सोचती हूँ मिडिल क्लास से ज़्यादा ये फैशन अपर क्लास में, और मिडिल क्लास तो हमेशा अपर क्लास की तरह बनना चाहता है इसलिए वहां भी पहुंच जाता है। जो ये प्री अल्कोहलिक्स होते हैं, जब वो शराब पीते हैं तो शुरू में उन्हें बहुत स्वाद कुछ नहीं आता, ना उसमें बहुत आनंद आता है, लेकिन धीरे धीरे उन्हें महसूस होने लगता है कि ये चीज़ ऐसी है जो उन्हें चिंता से, तनाव से, यथार्थ की कटुता से बचा रही है। जीवन तो यथार्थ में वास्तव में कटुतापूर्ण है, कठिन परिस्थितियों को झेल रहा है? लेकिन धीरे धीरे उसको लगने लगता है ये स्ट्रेसफुल सिचुएशंस का सामना करने में उसके लिए सहायक है। और होता क्या है कि जितना उसने एक बार पी लिया थोड़े समय तक, तो उसके बाद उतने शराब से वो इंटॉक्सिकेट नहीं होता, फिर उसे उससे अधिक इंटेंसिटी में शराब चाहिए होती है। तो ये हो गया प्री अल्कोहलिक स्टेज। प्री अल्कोहलिक स्टेज में क्या होता है कि उसको 2-3 साल तक बनी रहती है, वो इतना जल्दी जल्दी पीता पाता नहीं है। वो क्या करता है कि थोड़ा सा पिया, फिर उसने देखा, फिर उसको लगा रही है तो स्ट्रेस से बचा रही है, जिज्ञासावश या कैसे भी, और धीरे धीरे उसने 2-4 बार, 6 बार और ट्राई किया, 10 बार और ट्राई किया। उसके बाद आती है प्री डॉर्मल स्टेज। प्री डॉर्मल स्टेज
प्री नॉर्मल का क्या अर्थ है? प्री नॉर्मल स्टेज माने इस स्टेज में अल्कोहलिक को ड्रग की तरह लेने लगता है, इसे ड्रग की तरह लेने लगता है, जैसे लोग ड्रग्स नहीं लेते हैं वैसे लेने लगता है। ये पेय पदार्थ नहीं रह जाता उसके लिए, उसकी निर्भरता शराब पर बढ़ जाती है और उसके व्यवहार में बहुत सारे परिवर्तन आने लगते हैं। वो हर समय सोचता रहता है कि अगला ड्रिंक कैसे मैनेज करूं, कहाँ से मैनेज करूं। यद्यपि अभी उसके अंदर मॉरलिटी है और उसे लगता है कि ये कंजम्पशन जो वो कर रहा है शराब का, अल्कोहल का, उससे उसके अंदर गिल्ट आती है। वो अपनी बातचीत में शराब का नाम नहीं लेता, लोगों को बताता नहीं कि वो पीता है, वो सबसे छुपा कर पीता है। कभी कभी उसे जब ऐसे छुपा हुआ के पीता है इस स्टेज में, तो उसे कंप्लीट ब्लैकआउट हो जाता है और कठिनाई उसको सहनी पड़ती है। इस स्टेज में भी मेमोरी का ह्रास हो जाता है, जो हमारी स्मृति है वो कम हो जाती है। पीते समय वह बहुत कॉन्शियस रहता है, उसे मालूम है कि वो पी रहा है, पर जैसे ही वो पी चुकता है, इंटॉक्सिकेटेड होता है, तो फिर उसका मेमोरी लॉस हो जाता है। उसके बाद है क्रूशियल फेज। क्रूशियल फेज ये तीसरा फेज है। एक्सक्यूज मी। इस स्टेज पर व्यक्ति की निर्भरता अल्कोहल पर इतनी बढ़ जाती है कि उसको अपने परिवार, अपने बच्चे, अपनी पत्नी, अपने मान सम्मान, अपने जॉब, किसी का होश नहीं होता। वो सब कुछ छोड़कर पीने के लिए तैयार रहता है। उसकी जो वैल्यू ऑफ लाइफ है, जिन चीजों को वो बहुत वैल्यूएबल समझता था, उसको छोड़ने के लिए तैयार होता है शराब के कारण। और इस स्थिति में वो परिवार और समाज से कट जाता है, अपने को समाज परिवार से काट कर बिल्कुल आइसोलेट कर लेता है। शराब पर उसकी निर्भरता बनी रहती है और उसका डाइजेशन वीक हो जाता है। डाइजेशन वीक होता है, मैंने बताया था ना कि डाइजेशन क्यों वीक हो जाता है, क्योंकि लीवर ओवरवर्क करता है और कैलोरी इनटेक पूरा होता रहता है, लेकिन लीवर फंक्शन ही नहीं कर पा रहा, उसको प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा है, सिमुलेट ही नहीं कर पा रहा है, तो उनकी हेल्थ तो गड़बड़ हो ही जाएगी है। और इसके अलावा क्योंकि वो अपने को समाज से काट लेते हैं, परिवार से काट लेते हैं, सब अपने फ्रेंड सर्कल से काट लेते हैं, तो क्या होता है कि वो सबके प्रति आक्रामक हो जाते हैं और अपने प्रति भी उनके अंदर हॉस्टिलिटी बनी रहती है। वातावरण में कुछ भी उनको अपने अनुकूल नजर नहीं आता है। तो ये 3 फेजेस हो गए, प्री अल्कोहलिक, मेड्रेल, क्रूशियल फेज और है क्रॉनिक फेज। क्रॉनिक फेज में क्या होता है कि क्रॉनिक फेज तो बस उनके लिए वो सिर्फ शराब पीने के लिए जिंदा रहते हैं। इतना कंडीशनिंग शराब से हो जाती है कि उसको छोड़कर उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। और अगर शराब को छोड़ते हैं विड्रॉल सिम्टम्स, तो फिर लीवर, शरीर और डैमेज होते हैं, क्योंकि शराब छोड़ते हैं तो वो ऐसे लिक्विड ढूंढते रहते हैं कि और कौन से लिक्विड है जिसमें थोड़ा सा इंटॉक्सिकेशन हो। वो शेविंग लोशन पी जाते हैं, वो हेयर टॉनिक पी लेते हैं, वो स्प्रिट, मेडिकल प्रिपरेशंस नहीं होती है दवाएं जिनमें कि अल्कोहल होता है, उनको पी जाते हैं, डीजल, मिट्टी का तेल, स्प्रिट, ये सब पी लेते हैं। और दीर्घ काल तक अल्कोहलिक्स अगर इसका सेवन करते हैं तो उनका नैतिक और सामाजिक मूल्यों से अवमूल्यन हो जाता है। नैतिक मूल्य तो उनके रहते नहीं, बस शराब चाहिए। क्या सही है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, समाज में रहकर उन्हें कैसा व्यवहार करना चाहिए, इसके प्रति वो लापरवाह हो जाते हैं। क्रूशियल स्टेज की तुलना में क्रॉनिक फेज में कम मात्रा में ली गई शराब भी उसे इंटॉक्सिकेट कर देती। जैसे क्रूशियल स्टेज थी तो उसमें हर बार उसे बढ़ के लेनी पड़ती, लेकिन क्रॉनिक स्टेज में वो थोड़ी भी लेता है तो वो इंटॉक्सिकेटेड हो जाता है, बिकॉज
लीवर वीवर तो सब डैमेज पड़े। फूड इनटेक है नहीं, शराब आदमी तब सह पाता है व्हेन ही हैज गॉट फूड इन हिज स्टमक। इफ फूड इज नॉट देयर तो ये जाके सीधे लिवर को डैमेज कर दे। कोई कठिनाई तो नहीं हुई इसमें? माइक भाई खोल लो। नो मैम। पक्का? कौन सी हैं 4 स्टेजेस? एल्कोहलिक्स की कौन सी 4 स्टेजेस हैं? मैम, प्री अल्कोहलिक, प्री नॉर्मल, क्रूशियल एंड क्रोनिक। वेरी गुड आस्था, वेरी गुड, वेरी गुड। आप लोग को इससे संबंध में कुछ पूछना है? क्यों जी, इसके संबंध में कुछ पूछना है आप लोग को? पूछना हो तो पूछिए। एनीथिंग जो आपको इससे संबंधित पूछनी हो पूछ लीजिए। अब भाई देखिए, ड्रिंकर्स जो होते हैं उनके भी कई प्रकार हैं। एक तो होते हैं पैथोलॉजिकल ड्रिंकर्स, पैथोलॉजिकल इंटॉक्सिकेशन। पैथोलॉजिकल इंटॉक्सिकेशन कि कुछ लोग इतने क्रेजी होते हैं कि उनमें शराब के लिए टॉलरेंस बहुत कम होती है और उनको कहते हैं कि वो सूंघ के ही बेहोश हो जाते हैं। बहुत थोड़े से ही इनटेक में वो गंभीर रूप से इंटॉक्सिकेटेड हो जाते हैं। ज्यादातर इसमें एपिलेप्टिक पेशेंट्स हैं, अस्थिर व्यक्तित्व के वाले व्यक्ति हैं, वो लोग हैं जो बहुत थके हैं, इमोशनल स्ट्रेस में हैं, उनकी टॉलरेंस रिगार्डिंग अल्कोहल कम हो जाती है। तो वो थोड़े से इनटेक के बाद डिसओरिएंटेड हो जाते हैं, उनमें आक्रामकता आ जाती है, वॉयलेंट बिहेवियर शो करते हैं, क्राइम करने लगते हैं और कंफ्यूज होते हैं। समय और काल का उनको आभास नहीं होता और इस स्टेज से वो सीधे कहाँ चले जाते हैं? नींद में चले जाते हैं, सो जाते हैं। एक एल्कोहलिक को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया तो पता चला कि भाई ये जो पेशेंट है इसने एक बार में गया था और बार में जाकर एक लेडी को इसने मारा पीटा, वायलेंट हो गया, चाटे वाटे मारे और इससे पहले भी ये 2-3 बार ऐसा कर चुका है। अब जब हॉस्पिटल में गया तो वो जितने हॉस्पिटल के इनमेट्स थे जो और मरीज थे उनके साथ अति मधुर, अधिक सहयोगी व्यवहार करे, डॉक्टर्स के साथ और लोगों के साथ भी बहुत से अच्छा सा व्यवहार करे। तो लोग समझ नहीं पाए कि क्या हुआ, क्यों हुआ। जब वो परिस्थितियों का आकलन किया गया तो पता ये चला उसके माता पिता जो थे वो बहुत कड़क डिसिप्लिन वाले थे, कठोर डिसिप्लिन वाले थे और वो सेक्स को एक बहुत नाजायज आवश्यकता मानते थे और ये उन्हीं वैल्यूज में पला बढ़ा था। तो जब इसने उस बार में ना शराब खाने में एक लेडी और एक अपने एस्कॉर्ट के साथ, अपने साथ एक आदमी के साथ आई और आदमी के साथ आई तो उसने क्या किया, ये बैठा शराब पी रहा था, देख रहा था तो उसने देखा कि उस लेडी ने उस लड़के को जो उसका एस्कॉर्ट था उसको किस किया। बस इसको इतनी जोर गुस्सा आया, ये खड़ा हुआ, खड़े होके पहले वहां गया, उसके पास जाके दोनों को अलग किया, अलग करके लड़की के 2-3 चांटे मार दिए। तो जब उसका एस्कॉर्ट वो मेल मेंबर जो उसको लेके आया था बार में, वो बचाने आया तो उसको भी चांटे मार दिए।
तो निष्कर्ष यही निकाला गया कि जैसे ये ऐसे परिवार का था जहाँ बहुत कड़क डिसिप्लिन था, जहाँ सेक्स जो था उस पे बहुत सारे प्रतिबंध थे, और उस लेडी को किस करते, जब उसने एस्कॉर्ट को किस करते देखा तो देयर वाज अराउजल ऑफ सेक्स ड्राइव इन हिम which he controlled because of his previous training, और इसलिए उसके अंदर हॉस्टिलिटी ने जन्म लिया। ठीक है, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं। तो पैथोलॉजिकल इंटॉक्सिकेशन हो सकता है जिसमें आदमी पी नहीं सकता ज्यादा, लेकिन वो पी लेता है और उसके बाद थोड़ा सा पीता है, मतलब जिसे कहते हैं ना सूंघते ही बेहोश होने लगता है, इंटॉक्सिकेटेड हो जाता है। अच्छा भाई, फिर है डेलीरियम विद ट्रिमर्स। इस स्टेज में क्या होता है कि बहुत तेजी से, जैसे ये जन्म लेता है वैसे ही तेजी से व्यक्ति अपने अंदर कंफ्यूजन महसूस करता है, और वो अल्कोहल से जैसे ही मतलब वो अल्कोहल से विड्रॉल करता है तो उसके अंदर तीव्र कंफ्यूजन होता है, उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं, उसकी जबान लड़खड़ाने लगती है, उसके हार्ट बीट जो है वो इरेगुलर हो जाती है, शिवरिंग, शेकिंग, ये सब उसके अंदर होने लगता है। और जैसे जब विड्रॉ करते, माने जो शराब की लत ही है, अगर आप उससे एकदम शराब हटा दें तो वो क्या होता है कि वो विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं, जिसमें वो बहुत दुखद परिस्थिति से गुजरता है, क्योंकि पहले तो उसके अंदर कंफ्यूजन आ जाता है, फिर शिवरिंग है, ट्रिमर्स हैं, ये सब होने लगते हैं, हार्ट बीट भी उसकी रेगुलर हो जाती है, और वो बहुत कंफ्यूज्ड स्टेज में हो जाता है। और ट्रिमर्स आने से पहले वो थोड़े समय वो बहुत रेस्टलेस हो जाता है, अनिद्रा से ग्रस्त होता है, भयभीत होता है, उसके अंदर एक डिस्कम्फर्ट बना रहता है, और जरा थोड़ी सी भी आहट हो जाए तो घबराने लगता है। जब वो विड्रॉल्स करता है ना कि नहीं भाई हम नहीं पिएंगे, या उसको मेडिकल ग्राउंड्स पे नहीं दी जाती है, तो स्थिति ये होती है कि कुछ समय तो वो बहुत कंफ्यूज रहेगा, उसके दिमाग में हर समय परेशानी रहेगी, भयग्रस्त रहेगा, चिंताग्रस्त रहेगा, नींद नहीं आएगी, घबराहट होगी, हार्ट बीट इरेगुलर होगी, शेकिंग होगी, शिवरिंग होगी, और वो परेशान रहेगा। जब इसका अटैक होता है डेलीरियम विद ट्रिमर्स का, तो क्या होता है कि उसको अपने व्यक्ति को समय और स्थान का आभास नहीं होता कि वो कहाँ है, क्या कर रहा है, किन लोगों से वो बात कर रहा है, ये नहीं पता होता। वो हॉस्पिटल में होगा तो वो सोचेगा वो अपने घर में है, घर में होगा तो समझेगा वो कार्यस्थल पे है? और जो हॉस्पिटल के स्टाफ है उनको अपना पुराना फ्रेंड समझ लिया। तो इस तरह से रियलिटी से उसका संबंध बहुत कम हो जाता है। इस स्टेज में रोगी को रेंगने वाले कीड़े दिखाए, हेलुसिनेशंस होते हैं। हेलुसिनेशंस तो आप जानते हैं, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस होते हैं, तो उस समय इनको ज्यादातर रेंगने वाले कीड़े, छपकली दिखेगी, क्रोकोडाइल दिखेंगे, चूहे दिखेंगे, सांप दिखेंगे, और बहुत सारे एनिमल्स इनको दिखते हैं। अचानक ये एनिमल्स साइज और कलर में फॉर्म चेंज कर लेते हैं, इनके हेलुसिनेशन है ना। तो अब जैसे लिजर्ड है तो मगरमच्छ बन गई है, लाल रंग की हो गई, काले रंग की हो गई, मतलब वो दे विल चेंज देयर कलर, साइज और फॉर्म भी पूरा बदल लेंगे। इस पीरियड में उनमें सुझाव ग्रहणशीलता बहुत होती है। आप जरा सा कोई सुझाव दें तुरंत उसको पकड़ लेंगे, वैसे ही कर लेंगे। आप कहें कि देखो सामने शेर है तो आपको उनको शेर दिखने लगेगा, आप कहें देखो यहाँ एनाकोंडा है तो उनको एनाकोंडा दिखने लगेगा। तो
सजेस्टिबिलिटी बहुत है, कुछ भी है तो वो मान लेते। इनके हाथ में, होठों में ट्रिमर्स होते, जीभ में भी ट्रिमर्स होते, पसीना, बुखार, पसीना आता है, बुखार हो जाता है, और इनकी ब्रेथ जो है, इनकी सांस जो है, उससे बहुत दुर्गंध आती है। इस सोचिए विड्रॉल के समय इस स्टेज में व्यक्ति 3 से 6 दिन तक बना रहता है, और इस समय वो भय और आतंक में जीता है। जो हेलुसिनेटरी एनिमल्स वो देख रहा था, उन हेलुसिनेटरी एनिमल्स को देखने से बचने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए वो क्या करता है, किसी कोने में छुप जाता है, बैठ के किसी कोने पे खड़ा हो जाता है, और इमेजिनरी तरीके से उनसे अपने को बचाता रहता है। और ये स्टेज उनके लिए कितनी दुखदाई होती होगी कि हर जगह उन्हें कमरे में सिर्फ रेंगते एनिमल्स दिख रहे हैं, ऐसे ऐसे हेलुसिनेशंस हो रहे हैं विच आर वेरी नेगेटिव। कोई भी एनवायरनमेंट में चीज ऐसी नहीं विच में सपोर्ट देम। लेकिन फिर भी वो ड्रिंक शुरू नहीं करते हैं, कई हफ्ते नहीं पीते हैं, और ज़्यादातर डिलीरियम ट्रीटमेंट्स में 10% लोगों एल्कोहलिक्स की मृत्यु हो जाती है। जो एल्कोहलिक हेलुसिनेशंस होते हैं वो ज़्यादातर रेंगने वाले कीड़ों के होते हैं, और उनसे वो हमेशा डरे रहते हैं। उन्हें खाली विजुअल हेलुसिनेशंस नहीं होते, उन्हें ऑडिटरी हेलुसिनेशंस भी होते हैं। उन्हें आवाज़ें सुनाई देती हैं काल्पनिक व्यक्ति से। वो आप कभी सड़क पे जाइए, देखिए एक आदमी बोलता चला जा रहा है, ऐसा लगता है उसके सामने कोई आदमी उसे गाली दे रहा है, उसका वो जवाब दे रहा है, उसके सामने वाला कोई बात कह रहा है, उसका उसने जवाब दिया, तो बराबर वर्बल फाइट्स करता चला जाता है और गाली गलौज करता चला जाता है। क्योंकि ये भी उसको, हम लोग तो पता नहीं, हमें तो लग रहा है चुपचाप बैठा है, जाने किससे लड़ रहा है, लेकिन उसको विजुअल ऑडिटरी हेलुसिनेशंस हो रहे हैं कि दूसरा आदमी उसको गाली दे रहा है, मार रहा है, उस पर आरोप लगा रहा है, तो वो अपने को बचाने के लिए उससे वर्बल फाइट्स स्टार्ट कर देता है, और इस फाइट्स के बीच में वो मारपीट करने को भी तैयार हो जाता है। इसके बाद है एल्कोहलिक डिटीरियोरेशन। आप जानते हैं कि एल्कोहलिक जो हैं वो बहुत से, उनकी जो मेमोरी है वो पूरी डिस्टर्ब हो जाती है, उनके ब्रेन के हायर सेंटर्स जो हैं उनके टिश्यूज डैमेज हो जाते हैं। जैसे जैसे समय बीतता जाता है उनकी जो मानसिक क्षमताएं हैं, निर्णय करने की क्षमता, एनालाइज करने की क्षमता, तर्क करने की क्षमता, चीजों को एनालाइज करने की क्षमता, इसमें प्रोग्रेसिव डिटीरियोरेशन होता। प्रोग्रेसिव डिटीरियोरेशन निरंतर ये ह्रास जो है उनकी मानसिक क्षमताओं में, ये बढ़ता चला जाता है, क्योंकि सेरिब्रल कॉर्टेक्स के उनके ब्रेन टिश्यूज जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। इनके व्यक्तित्व में माइल्ड से सीवियर पर्सनैलिटी डिस्टॉर्शंस शुरू हो जाते हैं। अब आइए ट्रीटमेंट। तो अच्छा ये बताइए, अगर मान लीजिए कोई ट्रीटमेंट आपको नहीं बता रहा है और कोई बहुत शराब पी के एकदम बुरी हालत में, ये 4th स्टेज में आपके पास आ गया है और आपको कुछ गाइड करना है, तो आप सबसे पहले क्या करें? बताइए, पड़ा रहने देंगे उसको?
जो पेशेंट है उसको ऐसे ही पड़ा रहने देंगे? क्या करेंगे अगर कोई शराब पी के आया और इतना नुकसान उसकी बॉडी में हो रहा है? देखिए, सब वैसे तो इनका ट्रीटमेंट जो है वो कोई एक अप्रोच नहीं है. इज नॉट ओनली alcoholism is not only a physical problem, it is a psychological problem, it is a social problem. और ये क्योंकि बहुत एरियाज को कवर करती है, इसलिए इसके ट्रीटमेंट के लिए भी मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच अपनानी पड़ती है. तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि डॉक्टर्स क्या करते हैं कि जो हार्मफुल अल्कोहलिक सब्सटेंसेस उन्होंने लिए हैं उसको उनके शरीर से बाहर किया जा सके. आप भी जानते हैं कि घरेलू उपचार यही होता है कि नींबू दे दो, नींबू का पानी दो, नमक दो, जिससे कि वो उल्टी होए उनको, और जो सब्सटेंस उन्होंने लिया हुआ है वो उनके शरीर के बाहर चला जाए, उनका लिवर और उनका इंटरनल सिस्टम उससे प्रभावित ना हो. तो सबसे पहले तो डिटॉक्स करा जाता है उनको. फिर उनके जो लिकर है उसको उनके शरीर के बाहर किया जा सके. फिर उनको सोने के लिए प्रेरित किया जा सकता है, ट्रैंक्विलाइजर्स दिए जा सकते हैं जिनसे कि वो डिटॉक्स वो सो सके. अच्छा, अब उसके अलावा भाई डॉक्टर्स के पास बहुत सी फार्माकोलॉजिकल मेडिसिन हैं जिनके माध्यम से वो उनको डिटॉक्स कर सकते हैं. ऐसी मेडिसिन हैं जिनसे उनको भविष्य में शराब में रुचि न लेने के लिए ट्रेन कर सकते हैं. पहले जब रोमन्स थे तो रोमन्स क्या करते थे कि अगर कोई व्यक्ति बहुत शराब पी रहा है तो उसके शराब के प्याले में एक ईल जिंदा मछली डाल देते थे और उसको कहते थे कि ईल जिंदा मछली के साथ इसे पियो. और उसका कारण क्या था कि इनके अंदर अवर्जन आ जाए, उससे बिल्कुल विरोधी भाव जागृत हो जाए, उससे घृणा उत्पन्न हो जाए, जिससे कि वो अल्कोहल की ओर ना जाए. इसके अलावा बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जैसे शराब पीने को दी और उसके. हाँ जी बोलिए मैम. जो मतलब ऐसे लोग होते हैं जिनको शराब की इतनी ज्यादा आदत पड़ी होती है, तो मतलब उनको तो चाहे ईल डाल दो चाहे कुछ भी डाल दो वो तो पी लेते हैं. मतलब उसको भी हटा के बस उनको चाहिए कि हाँ बस मेरे को किसी भी तरह से मिल जाए. तो ऐसा करने से छोड़ेंगे हाँ. कि नहीं, ऐसा तो कुछ मतलब कंफर्म नहीं नहीं होगा. नहीं, बिल्कुल पक्का बेटा, आप प्रयास करोगे वो छोड़ेंगे. अगर ईल से भी अवर्जन नहीं हुआ तो फिर क्या करते हैं कि उनको शराब पीने को दी और उसके बाद फिर उन्हें नौसिया का इंजेक्शन लगा दिया. अब शराब पी और उनको शराब की उल्टी आ रही, नौसिया के इंजेक्शन से तो उल्टी आने लगेगी. अब अगर उनको शराब की स्मेल और उल्टी की स्मेल मिक्स हो जाएगी तो ग्रेजुअली शराब से अवर्जन हो जाएगा. मतलब शराब क्यों पी रहे हैं? बिकॉज दे आर सीकिंग प्लेजर इन इट. अगर वो शराब पिए इंस्टेड ऑफ गेटिंग प्लेजर, इफ इट द एक्सपीरियंस बिकम्स पेनफुल, तब तो वो छोड़ देंगे. हम हर वो काम करते हैं जो हमें सुख देता है, हमें आनंद देता है. हम उस कार्य को नहीं करते हैं जिस कार्य को करने से हमें दुख होता है. तो अब अगर वो शराब पीता है तो आपने शराब पीने को दी, उसके बाद नौसिया का इंजेक्शन लगा दिया, पूरे पेट में हलचल हो रही है, परेशानी हो रही है, उल्टी हो रही है. एक बार पिएगा, दो बार पिएगा, अगर हर बार यही एक्सपीरियंस है तो क्या करेगा? पीना छोड़ेगा नहीं. यस मैम. भाई कोई बच्चा अल्कोहलिक पैदा तो होता नहीं, वो जब इस दुनिया में आता है तब वो सीखता है अल्कोहल इनटेक. और वो सीखता इसलिए है बिकॉज ही गेट्स प्लेजर इन इट. उसे सुख मिलता है, वो अपनी रियल लाइफ की कटुताओं से बच जाता है, इसीलिए तो पीता है.
पर अगर उसके पीने का रिजल्ट पेनफुल हो जाए, दुखदाई हो जाए, तो क्या वो पिएगा? नहीं पिएगा। आप में से कौन ऐसा है जिसने बचपन में झूठ ना बोला हो? बचपन में क्या, बड़े भी बोलते हैं, चोरी ना की हो, मम्मी पापा से छुपा के कोई काम ना किया हो, लेकिन वो आपने नहीं सीखे बिकॉज आपके साथ 1-2 बार 4 बार पेनफुल एक्सपीरियंसेस जुड़ गए। उसके बाद आपकी अंतरात्मा कचोटने लगी, आपको लोगों ने कंडम किया, समाज ने आपको अस्वीकार किया, माता पिता की नजरों से गिरने का दुख हुआ, और आपने झूठ बोलना, चोरी करना, गाली देना नहीं सीखा। पर अगर ये आपके लिए प्लेजरेबल हो जाते तो आप वही सीखती। मेरी बात समझ रहे हैं? तो अगर आप किसी एक्शन को बदलना चाहते, कोई जन्मजात तो है नहीं, वो तो जन्म से था, उसने सीखा। द वे ही लर्न इट, in the same manner he can unlearn it, and proper right habits may be developed in that person. अब आई बात समझ में? यस मैम। बहुत सारी दवाएं हैं जो दी जा सकती हैं, जिसको शराब के फौरन बाद आप दे दीजिए, उसके बाद पीते ही उनको इतना डिस्कम्फर्ट होगा, 1 बार 2 बार हर बार देते चले जाइए। हाउ लॉन्ग दे विल रेजिस्ट? बच्चों, हम लोग पर बहुत तरीके हैं, पर होता क्या है कि हम खुद उदासीन। आप लोगों ने एक बार ने कहा कि मैडम अगर कोई शराब पिए हो तो सबसे पहले तो शराब उसके बॉडी से निकल जाए, वो ज्यादा जरूरी। आप में से किसी ने कहा? नहीं कहा, बिकॉज आप आराम से बैठे हो, कोई रेडीमेड सुझाव आपको दिया जाएगा। आई बात समझ में? यूज योर ब्रेन। सिचुएशन इज सच कि आपको अपने आप करना है, तो आप क्या करो? आप सोचो, आप तो खाली मसाज और नर्व्स की पकड़ से ये सब कर सकते थे, अपना डिग्री ले सकते थे। इतनी वाइड नॉलेज आपको क्यों दी जा रही है? बिकॉज आप हर तरह के फर्स्ट एड के लिए तैयार हो जाएं, आप बेसिक्स एबनॉर्मलिटीज फिजिकल और मेंटल समझ लें, है ना? तो इस समय हमने कहा ना कि कोई कुछ नहीं है, आप बताइए आप क्या करेंगे? तो वॉज इट वेरी डिफिकल्ट टू आंसर? ऑल ऑफ यू नो इट। इतनी बार पिक्चर में, टीवी सीरियल में, घर में नहीं है, मैं मानती हूँ नहीं है आपके पास का एक्सपोजर, तो हम लोग टीवी सीरियल में, पिक्चर में देखते तो हैं कि शराब पी के आए तो उनको नींबू दिया जा रहा है, नमक दिया जा रहा है, उल्टी कराई जा रही है। होता है कि नहीं होता? पर आपने बिल्कुल इस्तेमाल ही नहीं किया अपना ब्रेन। चलिए, अब मैंने आपसे कहा था ना कि ये खाली साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है, ये खाली फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है, ये एक सोशल प्रॉब्लम भी है। तो हमें बहुत सारे इसके मेजर्स हैं, जैसे फार्माकोलॉजी मैंने कहा कि दवाएं दी जा सकती हैं। उसके अलावा हमारे साइकोलॉजी में तो बहुत सारे तरीके हैं जिनसे आप इन पेशेंट्स को ठीक कर सकते हैं। वो है बिहेवियर थेरेपी। आप लोगों ने पढ़ा होगा लर्निंग बाय कंडीशनिंग। तो लर्निंग बाय कंडीशनिंग में आपने पढ़ा होगा, किसी को याद है लर्निंग बाय कंडीशनिंग? जरा भी? मैम शायद ऐसा था कि उसमें हम लोग गेम्स दे देते हैं, मतलब जैसे कि मतलब किसी बंदे को कोई रोल दे दिया कि अब तुम ऐसे हो, तो नहीं, वो खुद ही। दैट इज साइको ड्रामा। यस मैम, हाँ एक सॉरी। टेक्निक है ट्रीटमेंट, मेंटल ट्रीटमेंट की, जिसमें रोल देते हैं। ये वो बात नहीं कह रही हूँ मैं बात कह रही हूँ, आपने सीखना चैप्टर पढ़ा है, सीखने में है लर्निंग बाय कंडीशनिंग। उसमें पेवलॉव ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें एक भूखे कुत्ते के सलाइवा को मेजर किया, और जैसे ही कुत्ते के आगे खाना आता था तो देखा कुत्ता स्लाइवेट कर रहा है, वो लार बहा रहा है। तो उन्होंने क्या किया, जैसे ही कुत्ते के आगे भोजन लाते थे वो लार बहाता था, तो उन्होंने क्या किया कि कुत्ते के आगे भोजन लाने से पहले एक घंटी बजाई और उसके 0.35 सेकेंड्स बाद उसको खाना दे दिया।
फिर घंटी बजाई 0.5 सेकेंड्स बाद उसको खाना दे दिया, फिर घंटी बजाई उसको 0.5 सेकेंड के बाद खाना दे दिया। तो फिर एक समय ऐसा आ गया, ही लर्न कि घंटे का मतलब खाना है। पहले लार कब आते थे? जब खाना सामने आता था। अब उसने क्या किया, घंटे का मतलब खाना है, तो जैसे ही घंटी बजती थी वो स्लाइवेट करने लगता है। फिर क्या किया उन्होंने कि घंटी से स्लाइवेट कर रहा है, तो उन्होंने एक बल्ब जलाया, घंटी बजाई, खाना दिया, बल्ब जलाया, घंटी बजाई, खाना दिया, बल्ब जलाया, घंटी बजाई, खाना दिया। He started salivating on seeing light। अब आपको बात समझ में आ रही है? तो हमने जो कुछ सीखा था उसको हम सही आदतों से उसको सब्स्टिट्यूट करके अनलर्न करा सकते हैं। इस ये है लर्निंग बाय कंडीशनिंग। तो ऐसे कंडीशन करा देते हैं जो गलत इनएप्रोप्रिएट इनएडिक्वेट आते हैं, उनको बदलकर सही और उचित स्वस्थ आदतों का निर्माण करा देते हैं। ठीक है, तो ये अब हम लोग के पास बहुत सारे साइकोलॉजिकल मेथड्स हैं। साइकोलॉजिकल मेथड्स में क्या है, हम उनसे बातचीत कर सकते हैं, काउंसलिंग कर सकते हैं, पर इनिशियल स्टेज में जब प्री एल्कोहलिक स्टेज है काउंसलिंग में है, लेकिन जब इतना डैमेज वो अपनी बॉडी का कर चुके हैं तो काउंसलिंग बहुत ज़्यादा सहायक होगी, मैं ऐसा नहीं मानती, यद्यपि मैं खुद काउंसलिंग पे बहुत विश्वास करती हूँ। इसके बाद देखिए काउंसलिंग हम उस व्यक्ति की कर सकते हैं, पूरे ग्रुप में ले सकते हैं, सारे शराबियों को एक साथ ले लिया, उनको की काउंसलिंग की, उनकी फैमिली को ले लिया, उनकी काउंसलिंग की, उनके व्यवहार में परिवर्तन, उनके वातावरण में परिवर्तन कर दिया। हो सकता है वो वातावरण जहाँ रहते हैं अड़ोस पड़ोस शराबियों का है, मित्रों का साथ गलत है, जिसकी वजह से वो शराबी हो रहे हैं, तो उनको सुधारा जा सकता है, उनके एनवायरनमेंट में चेंज किया जा सकता है, उनको हॉस्पिटलाइज किया जा सकता है, उन्हें रिफॉर्मेटरी में डाला जा सकता है। और एक जो आपने भी कहा, ऐसे तो बहुत डिटेल में हो जाता है, मैंने इकट्ठा बता दिया, उसमें आपने जो कहा तो मेरा मन खुश हुआ कि आपने नाम तो लिया, दैट इज साइकोड्रामा। तो वी टेक अ सिंगल प्रॉब्लम, पेशेंट्स ऑफ द सेम प्रॉब्लम, 5-10 पेशेंट्स ले लिए। अब आपने सबको एक जगह जमा कर लिया, कोई डायलॉग नहीं देकर बना के देते हैं, बस ड्रामा सिचुएशन देते हैं। अब आपने 10 पेशेंट्स हैं या 5 पेशेंट्स हैं, पांचों को एक जगह खड़ा कर दिया। अब तुम शराबी की एक्टिंग करो, अब तुम शराबी की वाइफ की एक्टिंग करो, अब तुम शराबी के बच्चे की एक्टिंग करो, तुम शराबी के पड़ोसी की एक्टिंग करो, तुम शराबी के माँ बाप की एक्टिंग करो। तो वो लोग क्या है ना, रोएंगे कि बच्चा कहेगा पापा ने में शराब पी ली, मेरे फीस नहीं दी, वाइफ कहेगी घर में खाना बनाने को नहीं है, और कोई और नहीं कह रहा है सब पेशेंट्स ही एल्कोहलिक्स ही हैं। तो अब एल्कोहलिक्स को जब रोगी बन के वो बोलते हैं, फिर इनमें से हर एक को ये फ्रीडम होती है, वो चाहे तो रोल बदल लें, खुद रोगी बन जाए। वो व्यक्ति जो रोगी था वो माँ बन गया, वो बच्चा बन गया, वो पड़ोसी बन गया, वो पिता बन गया, माता बन गया। तो व्हेन द रोल इज चेंज्ड, तो वो डायलॉग पहले के तो कुछ है नहीं, तो जो उनके अंतर मन में होते हैं वो डायलॉग्स वो बना बना के कहते हैं, पिताजी आप ऐसे क्यों करते हैं, कितना मेरा अपमान होता है, मेरे फ्रेंड्स के बीच मेरी कितनी बेइज्जती होती है। अब ये डायलॉग जब पेशेंट बोलेगा तो कहीं ना कहीं उसके मन में असर करेगा ना, कि वो क्या गलती करता है, उसको इंसाइट आएगी, अंतर्दृष्टि आएगी अपने व्यवहार। तो इससे भी बहुत बार सुधार हो जाता है। तो ये हमने आप लोग को बताया आज, खूब अच्छे से डिटेल में बता दिया आप लोग को व्हाट इज एल्कोहलिज्म। अब उसके बाद जो बाकी सब्सटेंस अब्यूज है, ड्रग अब्यूज है, इसको हम सेपरेटली बता देंगे। एक बात मुझे पता चली, इसलिए मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि पता नहीं सही है कि गलत, आप लोग को अपने पुराने साइकोलॉजी टीचर मिस्टर डॉक्टर सिंह के बारे में कुछ जानकारी है?